वेलकम विद्यार्थी। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 11th की ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। हम पढ़ रहे थे वैगनर के सिद्धांत को। हमने प्रवाह संबंधित बल पढ़ लिया था। ठीक है, आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम महासागरीय जो अध्यय स्थल हैं उसकी बनावट किस प्रकार की है उसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा महासागरीय अध्यय स्थल की बनावट कि जो महासागर है उसकी नीचे वाली बनावट किस प्रकार की बनी हुई है, पानी के अंदर वाली। ठीक है, तो कई कई गहराई है, कई ऊंचावच है। ऊंचावच का मतलब ऊपर नीचे है, ये भी ध्यान रखना है। और इसको 3 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक तो है महाद्वीपीय सीमा। एक तो महाद्वीपीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर के बारे में। दूसरा है गहरे समुद्र और बेसिन, गहरे समुद्री बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। जो समुद्री बेसिन बने हुए गहरे, उसकी बात करेंगे हम। और तीसरा पढ़ेंगे हम मध्य महासागरीय कटक के बारे में। मध्य महासागरीय कटक के बारे में अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय सीमा, महाद्वीपीय सीमा की बात करेंगे। महाद्वीपीय सीमा ये जो है वो महाद्वीपों किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। महाद्वीपों के किनारे, जैसे ये पानी है और ये महाद्वीप है, ये पानी है, महाद्वीप है। तो इसके बीच का जो भाग है ये महाद्वीपीय सीमा है, इसके बीच वाला भाग। अगर इसमें देखें तो इसमें महाद्वीपीय तट भी शामिल है, मग्न तट। महाद्वीपों की ढाल यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, महाद्वीपों का उभार यहाँ से निकलता है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो गहरी महासागरीय खाया यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो सीमा है महाद्वीपीय सीमा, जो महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये महाद्वीपीय सीमा है। महाद्वीपीय सीमा मतलब महासागर और महाद्वीपों के बीच की जो जगह है वो आपको ध्यान रखनी है आपको। दूसरा जो प्रकार है वो है वितलीय मैदान। ठीक है, ये जो भाग हैं, वितलीय मैदान है, ये जो विस्तृत भाग है या मैदान है, ये महाद्वीपों के तट और मध्य महासागरीय के तट के बीच में पाए जाते हैं। जैसे समुद्र है और ये महाद्वीप है, तो इसके जो तट हैं और गहरा जो समुद्र है उसके अंदर जो महाकटक पाए जाते हैं, कटक पाए जाते हैं, उसके बीच का, इसके तट और इसके बीच का जो भाग है, पानी है समुद्र का, वो वितलीय मैदान है। बात को ऐसे समझो कि भाई पानी है, ये महाद्वीप है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर कटक बने हुए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई, लंबी श्रृंखला। तो इसके बीच में जो, इनके बीच में जो खाली जगह है, जो पानी है, तटीय मैदान के रूप में देख सकते हैं। तो तल का जो नीचे वाला मैदान है, कटक को छोड़ करके, वो वितलीय मैदान। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि महाद्वीपों के अंदर जो नदियाँ हैं वो बहती हुई यहाँ पर अवसाद लाती हैं और यहाँ पर सब इकट्ठा हो जाती हैं, एक रूप से मैदान के रूप में निर्माण होता है। तो वो वितलीय मैदान है, ये ध्यान रखना है आपको। 3 नंबर है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक की बात करें तो आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है महासागर के अंदर। ये महासागर है मान लो, और इसके अंदर आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है। क्या है? पर्वतों की जो श्रृंखला है वो आपका कटक है, जो महासागर में डूबी हुई अवस्था में है। ये धरातल की अपेक्षा में काफ़ी लंबी श्रृंखला है पर्वत की, पठार की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें भी अलग अलग द्रोणी स्थित हैं। द्रोणी का मतलब हुआ कि 2 कटों के बीच में जगह है, पानी भरा हुआ है।
और इन कटकों के माध्यम से हमें महासागरों में जो ज्वालामुखी होती हैं उसके बारे में पता लगता है। तो ये भी एक बनावट के रूप में महासागरीय बनावट के बारे में महत्वपूर्ण कारक हैं। हम इसको समझेंगे तो हमने बात की है इसकी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं महासागर के अंदर किस प्रकार का भूकंप है। तो पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण पढ़ते हैं। ज्वालामुखियों का वितरण, ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। ठीक है, ज्वालामुखियों की और भूकंपों की बात करेंगे कि संसार में कहाँ कहाँ ज्वालामुखी भूकंप वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो जो अंटार्कटिक महासागर हैं और मध्यवर्ती जो भाग हैं, तट वाले जो भाग हैं महासागर के अंदर, वहाँ पर चित्र को आप देखेंगे आज ध्यान से कि कहाँ भूकंप क्षेत्र हैं। तो मानचित्र आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये मानचित्र देखो आप पहले, ये संसार का मानचित्र है। अब देखो ये जो गहरा गहरा भाग दिखाई दे रहा है, ये भूकंपीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर गंभीर रूप से भूकंप आते हैं। ये जो आपको छाया क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर हल्के हल्के बिंदु हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि कम भूकंप क्षेत्र हैं, कभी कभी भूकंप आते गए हैं। और पानी वाले जो भूकंप आते हैं, पानी वाला वो हैं समुद्र वाले में। और जो काला काले बिंदु हैं गहरे, वो ज्वालामुखी के उद्गार है, जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुई हैं। ठीक है, और ज़्यादा ज्वालामुखी निकली हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और जो बड़े बड़े काले बिंदु हैं वो गर्म स्थल हैं, जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो चुकी हैं। अंदर गर्म स्थल है, कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकती हैं। तो ये जो प्रशांत महासागर है, कौन सा, ये जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि लगभग इस प्रकार के चारों तरफ से क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र हैं। यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है और यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी ज़्यादा हैं। तो ऐसे इसको, इस श्रृंखला को दरअसल क्या है कि रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, इस सक्रिय ज्वालामुखी किनारों की वजह से, क्योंकि ये यहाँ से निकलती रहती हैं। यहाँ पर जो पर्वतमाला है वो ज्वालामुखी से बनी हुई है, बीच में जो जगह है वो हवाई द्वीप है जो ज्वालामुखी से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ये अफ्रीका वगैरह है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत वगैरह, भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर भी भूकंप आते हैं हल्के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। तो हमने जब देखा है कि जहाँ जहाँ बिंदु हैं वहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट और भूकंप के क्षेत्र हमने देख लिए हैं। ठीक है, अफ्रीका की बात की हमने, म्यांमार की बात की है, वहाँ पर भूकंप हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको याद करने हैं। भारत में बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भूकंप हैं। हिमालय क्षेत्र के अंदर जो अल्पाइन हिमालय पट्टी है और प्रशांत महासागर किनारों के गहरे ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। और इस प्रकार के हमने जो देखा है रिंग ऑफ फायर, उसकी बात कर ली है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि सागरीय अधस्थल का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, सागर के नीचे वाला भाग किस प्रकार का है। तो पढ़ेंगे सागरीय अधस्थल का विस्तार। ठीक है, सागरीय अधस्थल की बात करेंगे हम। देखो, सागर के तल की बात करने से पहले हमने जो पढ़ा है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो वो कुछ अलग बातें बताते हैं। उन्होंने महाद्वीपों के बारे में बताया है। तो चट्टानें जो थी वो, उसमें चट्टानों में ऐसा माना जाता है कि चुंबकीय बल हैं और उसे इस प्रकार के महासागरों का निर्माण हुआ है, उसकी बात की थी। इसके बारे में कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने हैं कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसके साथ साथ में ज्वालामुखी उद्गार होते गए। समुद्र में जो मध्य कटक क्षेत्र हैं वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होते गए और
इन ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में लावा निकलता गया। क्या निकलता गया? लावा। तो वो भी तो एक कारण है महासागर के नीचे वाला भाग का। इसके अलावा जो महासागरीय कटक हैं, महासागरीय कटक हैं, उसके बीच में दोनों तरफ समान दूरी पर अलग अलग चट्टानें बन गई, चट्टानों का निर्माण हो गया और उनकी चट्टानों के निर्माण से उनकी संरचना, उनके संगठन और चुंबकीय गुणों की समानता दिखाई देती है। और महासागरीय कटकों के समीप चट्टानों का सामान्य जो चुंबकत्व बल है, ये भी क्या है, नई नई चट्टानों के निर्माण में और सागरीय निर्माण में, महत्वपूर्ण सागरीय निर्माण में ये भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण बात अपन देखें तो महासागरीय जो प्रॉपर्टी हैं, इसकी जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। महासागर में जो चट्टानें पाई गई हैं वो महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक नई हैं। ठीक है। और महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें हैं वो जितनी भी हैं वो 20 करोड़ वर्ष पुरानी नहीं है, लेकिन धरती के ऊपर जो चट्टानें हैं पृथ्वी के महाद्वीपों के ऊपर वो बड़ी प्राचीन में से एक हैं। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गहरी खाया है वहाँ पर हम देखा कि महत्वपूर्ण भूकंप क्षेत्र हैं। ध्यान रखना है गहरी खायों में जो भूकंप उद्गार क्षेत्र हैं वहाँ भूकंप का जो उद्गम केंद्र है वो कम है और विशेषकर वहाँ पर कटक है, बीच में जगह हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखा जाता है कि महासागर या जो सागर है उसके अध्यय स्थल नीचे वाला जो भाग है उसकी बनावट है। ठीक है। तो वो महासागरीय के बारे में पता लग गया अपन को। तो हमने देखा कि महासागरीय कटक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, चट्टानों की विशेषता क्या है और इन चट्टानों की विशेषता दरअसल चुंबकीय गुण हैं वो अपन को 1961 के अंदर एक भूगोलवेत्ता जिनका नाम था हेस, वो बताते हैं, अपनी एक परिकल्पना देते हैं। इस परिकल्पना को वो कहते हैं सागरीय अधस्तल विस्तार। ये जो परिकल्पना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये किसने दी थी? हेस ने दी थी 1961 के अंदर। किसके लिए? चट्टानों के अंदर जो चुंबकीय गुण हैं उसके बारे में। ठीक है। और हेस ने तर्क दिया और तर्क के अनुसार अगर हम देखें तो जो महासागरीय कटक हैं उनके शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है और इससे महासागरीय प्रॉपर्टी में विभेदन हुआ, नया लावा बाहर निकला। लावा में दरार को भरने के लिए महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों तरफ से धकेल दिया जा रहा है और इस प्रकार से महासागरीय अध्यय स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागर के नीचे जो तल है उसका विस्तार होने की जो वजह बताई है वो बताई है कि महासागर के अंदर जो कटक बने हैं उसके ऊपर से ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है और ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से धरती के अंदर जो लावा है उनको जगह नहीं मिल रही है। तो लावा को बाहर निकलने के लिए साथ साथ में दरार बनने के लिए महासागरीय प्रॉपर्टी दोनों तरफ चली जा रही है और महासागरीय अध्यय स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय जो प्रॉपर्टी बन रही है, ऊपर की जो भाग बन रही है, पानी के अंदर जो प्रॉपर्टी बन रही है ऊपर लावा की वजह से, वो नवीन है और इससे महासागर में नए नए महासागरों का निर्माण भी हो रहा है और एक सागर जब विस्तार होगा तो दूसरे महासागर में न सिकुड़ने पर हेस ने कहा कि महासागरीय प्रॉपर्टी के क्षेपण की जो बात इसने बताई है हेस ने कि अगर एक महासागर विस्तार में होगा दूसरा नहीं सिकुड़ेगा। तो वापस ध्यान देंगे तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसकी कि हेस क्या कहते हैं और इनका सिद्धांत जरूर याद करें सागरीय अध्यय स्थल विस्तार के बारे में। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे। ठीक है। या प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, इस सिद्धांत के बारे में समझेंगे। सागरीय जो तल है उसका विस्तार की अवधारणा हमने देखी
उसके बाद में दरअसल सागरीय तल के विस्तार के बाद में अलग अलग विद्वान हैं, वो कहते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से पता लगता है, और उन्होंने महाद्वीपों के वितरण के बारे में और उनकी भी विस्तार की बात की, उनके प्लेटों के बारे में बात की है। तो अलग अलग विद्वानों की बात आती है। 1667 के अंदर 67 के अंदर एक व्यक्ति था, इनका नाम था मैकेंजी, और इनके साथ में एक और विद्वान था जिनका नाम था पार्कर, और एक और व्यक्ति जिनका नाम था मॉर्गन। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ठीक है, 1967 के अंदर इन्होंने महाद्वीपों के वितरण के बारे में और उसकी बात की कि उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया, और उस सिद्धांत को उन्होंने जो दिया है उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दरअसल इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत को, किसको, विवर्तनिक प्लेट सिद्धांत को इन्होंने, या विवर्तनिक जो प्लेट है उसको इन्होंने लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा है। क्या कहा है? लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा है। और इन्होंने बताया कि ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपों और महासागरों के स्थलमंड से बना हुआ एक भाग है, ठीक है। तो ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इन्होंने जब दिया है तो इसके बारे में काफ़ी बातें आती हैं, जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या और कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 के अंदर एक अपने विचारों को जिस अवधारणा में प्रस्तुत किया उसे प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। इनका की जो प्लेट है उस स्थल मंडल की, इसको लिथोस्फेरिक कहते हैं। लिथोस्फेरिक का मतलब होता है स्थल मंडल, जो एक ठोस विशाल अनियमित आकार में है, जिसमें महासागर और महाद्वीपीय दोनों के स्थल मंडलों को मिलाकर बना हुआ है। अगर इन प्लेटों की बात करें कि धरती पर जो नीचे प्लेटें हैं महाद्वीपों के नीचे, और जो महाद्वीप खुद एक प्लेट है महासागर के नीचे, तो उन्होंने कहा कि जो प्लेटें हैं वो जो दुर्बलता मंडल है, हमने दुर्बलता मंडल की बात की है पृथ्वी की आंतरिक रचना में, वहाँ पर एक क्षैतिज अवस्था में है ये प्लेटें हैं जो दुर्बलता मंडल हैं। ऊपर वाला जो भाग है, हमने बात की थी दुर्बलता मंडल की, कि ऊपर का जो ये भाग है उस में ये जो प्लेटें हैं वो क्षैतिज अवस्था में हैं और चलायमान है। किस प्रकार है? चलायमान है, चल रही हैं प्लेटें, गति कर रही है, ये ध्यान रखना है आपको। और स्थल मंडल में परपट्टी ऊपर वाला भाग हो गया, तो परपट्टी एवं ऊपरी जो मेंटल है उसको मिला करके ये सम्मिलित रूप से स्थल मंडल का एक भाग है, ठीक है। इसकी मोटाई देखें तो लगभग 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसकी जो मोटाई है वो 5 से 100 है, किसकी? महासागर में इस प्लेट की मोटाई, और महाद्वीप के अंदर 200 किलोमीटर इसकी मोटाई है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, इसके बारे में पढ़ा भी था। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक महाद्वीपीय प्लेटें, एक महासागरीय प्लेटें, ठीक है। और जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि इस प्लेट का अधिकतर भाग कहाँ पर है। अगर अधिकतर भाग प्लेट का महासागर में है, पानी से ऊपर भरा हुआ है, ठीक है, तो महासागरीय हो जाएगा, महासागरीय प्लेट हो जाएगी। अगर उसका अधिकतर भाग महाद्वीप में है तो महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। जैसे जो प्रशांत प्लेट है, कौन सी? प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, प्रशांत प्लेट, उसको महासागरीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्योंकि इसका अधिकतर भाग क्या है? महासागर में डूबा हुआ है, तो महासागरीय प्लेट हो गई। इसके अलावा जो यूरेशियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है? जो यूरेशियन प्लेट है उसको महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट कहते हैं? महाद्वीपीय प्लेट, क्योंकि वो महाद्वीप उस पर है, ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर हम प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की और बात करें, अगर हम प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की बात करें तो जो स्थल मंडल है, कौन सा? स्थल मंडल, उसको 7 मुख्य प्लेटों के रूप में विभाजित किया गया है। 7 क्या हैं? मुख्य प्लेटें हैं, और बाकी छोटी छोटी और भी अलग अलग
क्या हैं, प्लेटें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, खाया है और अपभ्रंश है, उन सभी को देखते हुए प्लेट को अलग अलग सीमांकन दिया जाता है। जैसे ये मान लो भाग है, स्थल मंडल है, यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ऐसे खाई है इतनी, तो आपने कहा कि भी एक प्लेट है, एक प्लेट ये होगी। मैंने कहा कि यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला है, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला, ठीक है, लंबी, तो मैंने कहा कि ये एक प्लेट है। तो इस प्रकार से बीच में इन प्लेटों को सीमांकन किया जाता है, इन प्लेटों को जो विभाजित हैं वो खाइयों के रूप में, दरार अपभ्रंश के रूप में, पर्वत श्रेणियाँ नवी हो या पुरानी हो, नवीन, ठीक है, नवीन हो या पुरानी हो एक ही बात है। तो ये सीमांकन करती हैं प्लेटों को, और मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं, उन 7 प्लेटों की बात करते हैं हम। सबसे पहले जो प्लेट हैं वो है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, अगर इस प्लेट की बात करें तो इसमें जो अंटार्कटिका है, आप अंटार्कटिक के बारे में जानते होंगे कि जो अंटार्कटिक है उसके चारों तरफ जो भी भाग हैं वो इसमें शामिल है। जो अंटार्कटिक महासागर है उसके चारों तरफ जो भी पानी है उस भूभाग को इसमें शामिल किया गया है। और ध्यान रखना है कि ये एक महासागरीय प्लेट है। कैसी प्लेट है? एक महासागरीय प्लेट है, क्योंकि अंटार्कटिका है, महासागर है और इसके अधिकतर भाग पानी में है, चारों जो पानी घिरा हुआ है वो महासागरीय प्लेट है। एक तो ये प्लेट हो गई। दूसरी जो प्लेट है वो है उत्तर अमेरिकी प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट, अगर हम उत्तरी अमेरिका की प्लेट की बात करें तो जो पश्चिमी अंटार्कटिक तल है, कौन सा? अंटार्कटिक तल, जो पश्चिम का अंटार्कटिक तल है वो, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो विशेषकर अगर हम देखें प्लेटों को तो जो कैरेबियन सागर हैं, कैरेबियन जो द्वीप समूह हैं, कैरेबियन द्वीप, वो और दक्षिण अमेरिका इसके क्या हो गए, सीमा निर्धारित करते हैं किसके? उत्तरी अमेरिका प्लेट के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तरी अमेरिका प्लेट के हमने जो बात की है वो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की अपनी एक खुद की अलग प्लेट है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका प्लेट किस प्रकार की प्लेट है तो आप याद करेंगे ये एक महाद्वीपीय प्लेट है, क्योंकि महाद्वीपीय भाग है इसमें। और इस बात को आप ऐसे याद करेंगे कि जो इसका तट सम्मिलित है वो अंटार्कटिक सागर है एक तो, ठीक है, और दक्षिण अमेरिकन प्लेट है वो उसमें शामिल है, कैरेबियन द्वीप समूह भी इसका तटीय भाग है। तीसरी जो प्लेट है वो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी अंटार्कटिक तल हैं वो इसमें शामिल है। उत्तरी अमेरिका प्लेट है और कैरेबियन जो द्वीप समूह हैं वो इनको अलग करते हैं। तो ये अलग करने वाले द्वीप समूह आपको याद करना है कि कहाँ पर इनको क्या क्या अलग करते हैं। जैसे आप मानचित्र को देखेंगे ध्यान से, ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है प्लेटों का है। अब देखो ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट दिखाई दे रही होगी आपको, उत्तरी अमेरिका का मानचित्र भी दिखाई दे रहा होगा, बारीक से बारीक दिखाई दे रहा है पतली पतली लाइनों से। तो ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ठीक है। इसके बीच में जो ये भाग है इनको अलग करने के जो हैं वो हैं कैरिबियाई प्लेट, और ये है अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक जो सागर हैं उसके इधर वाला भाग हो गया पश्चिमी तट, ठीक है, इसको अलग करने का काम करती है। ये यूरेशियाई प्लेट हैं, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे और बात करेंगे हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आए कि नहीं आए कह नहीं सकते हैं, लेकिन 2-3 बार देखना है। साथ में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और किताब से टॉपिक को पढ़ना है। जब किताब
एक बार वीडियो देखो, फिर किताब से पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा वीडियो देखो। और आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।